हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का जो मैं स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने टॉपिक्स लेकर आया हूँ। यूरोपियों का भारत आगमन, साथ साथ में लाया हूँ आपको पुर्तगालियों का भी भारत आगमन। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि पुर्तगाली लोग भारत में जो आए थे वो सर्वप्रथम अगर कोई भारत में आया है तो पुर्तगाली थे, और सबसे अंत में जाने वाला अगर यदि कोई है तो पुर्तगाली है। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि रोम, यूरोप और यूनान के साथ हमारा पहले संबंध व्यापारिक संबंध नहीं था। हालांकि इससे पहले भी व्यापारिक संबंध हमारा इन लोगों के देशों के साथ था, लेकिन साथ में देखा जाएगा जैसे कि छठी शताब्दी होता है, छठी शताब्दी में कहीं ना कहीं यूरोप के साथ या यूनान के साथ, इन लोगों के साथ देखा जाए तो थोड़ा व्यापारिक संबंध जो है थोड़ा खराब हो जाता है। और इसके पीछे खराब होने के पीछे कारण ये था कि जैसे देखिए, यूनान हो, रोम हो या यूरोपीय जो कंट्री के जो लोग थे, वो आपको भारत में आने के लिए उनका एकमात्र रास्ता था इराक और अफगानिस्तान से होते हुए थल मार्ग के जरिए आते थे भारत में। लेकिन सातवीं शताब्दी के तहत में कहीं ना कहीं अरबपतियों का जो होता है एकाएक अधिकार हो जाता है, जिस अधिकार के तहत क्या होता है, आपका पूरी तरह से ये जो अफगानिस्तान, ईरान जो जो इलाका है, इस इलाका पर अरबवासियों का अधिकार हो जाता है। अब इससे ये होता है कि यूनान और रोम जो थे, इन लोगों को भारत आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक हिसाब से कह सकते हैं कि इनके लिए रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे समय में भारत आने के लिए एकमात्र इनका पास रास्ता बच जाता है जल मार्ग। तो जल मार्ग के सहारे ये लोग भारत में आते हैं। तो अगर देखा जाए, भारत में आपका सिर्फ पुर्तगाली नहीं आते हैं, बल्कि भारत में आपका पुर्तगाली के साथ साथ आपका पुर्तगाली आते हैं, अंग्रेज आते हैं, आपका डच आते हैं, शक आते हैं, हून आते हैं, कुषाण आते हैं। तो एक्चुअली में इन लोगों का आने के पीछे कारण क्या था? सर्वप्रथम देखिए, कारण ये था कि ये लोग जब भारत में आते थे तो जाहिर सी बात है कि भारत जो है सोने का चिड़िया था। एक हिसाब से बोल सकते हैं कि भारत में हर तरह का जो संपदा था पूर्ण रूप से भरपूर था संपदा में। तो इसलिए ये लोग भारत में कहीं ना कहीं भारत के साथ व्यापार वाणिज्य करना चाहते थे या व्यापारिक संबंध रखना चाहते थे। इस हिसाब से ये लोग भारत में आना चाहते थे। उस हिसाब से अगर देखा जाए कि भारत आने वाला प्रथम जो व्यक्ति है वो क्या कौन है, आपका पुर्तगाली है। भारत आने वाला प्रथम अगर कोई व्यापारिक व्यक्ति अगर देखा जाए तो वो पुर्तगाली है। तो इससे पहले मैं टॉपिक्स को और आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं आप लोग कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। तो देखिए, भारत जो है, भारत में आते हैं पुर्तगाली, जिसे आप कहीं कहीं कुछ लोग बोल देते हैं कि भारत का खोज किसने किया था, तो वो लोग बोलते हैं पुर्तगाली ने किया था, ठीक है, या भास्को डी गामा ने किया था, ऐसे लोग बोल देते हैं। लेकिन जानते हैं ये प्रश्न गलत है, क्योंकि भारत का खोज भास्को डी गामा ने नहीं किया था, बल्कि यूरोप से भारत आने वाला जो समुद्री जलमार्ग था, समुद्री जो जलमार्ग था, इसका खोज जो है भास्को डी गामा ने किया था। तो भास्को डी गामा जो जलमार्ग का जो खोज किया था, उन्होंने कब किए थे? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में आपका कालीकट आए थे भास्को डी गामा ने। 1498 में भास्को डी गामा भारत आए थे। और कहाँ आए थे? कालीकट में। कालीकट कहाँ है? वर्तमान में केरल में है। कालीकट कहाँ है? केरल में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भास्को डी गामा ही पहले पुर्तगाली थे जो भारत की तलाश के लिए निकले थे, ऐसा नहीं। हालांकि भारत तो पहले से ही था, भारत की क्या तलाश करेंगे ये लोग, ठीक है। इससे पहले अगर देखा जाए तो इससे पहले भी कोई था पुर्तगाली जो कि भारत के तलाश के लिए निकला था। उनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यू डियाज। उनका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज। ये सन था आपका 1487 ईस्वी में। तो 1487 में था एक ये एक्चुअली में बार्थोलोम्यू डियाज जो थे, ये भी आपका बार्थोलोम्यू डियाज जो थे, ये भी आपका भारत के तलाश में निकले थे, माने भारत का खोज करने के निकले थे। जैसे कि जानते हैं कि आज के डेट में जिस तरह से हमारे जहाजों में अत्याधुनिक
टेक्नोलॉजी है, माने टेक्नोलॉजी कहने का मतलब यह है कि जैसे कि प्राकृतिक आपदा का सामना करने की क्षमता होती है या प्राकृतिक आपदा का सूचना टेक्नोलॉजी पहले दे देती है। उन दिनों का जहाज़ों में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था और इसी का इनको फायदा भी मिलता है और नुकसान भी बोल सकते हैं। फायदा इसलिए बोल सकता हूँ कि ये आना चाहते थे भारत में और चले गए कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप बोल के एक जगह था, केप ऑफ गुड होप बोल के एक जगह था दक्षिण अफ्रीका का, वहां चले जाते। लेकिन आना कहाँ चाहते हैं, वो भारत में आना चाहते थे। भारत आने के लिए उन्होंने निकले थे, पुर्तगाली थे, ये भी पुर्तगाली थे। बाथरूम डियाज जो थे ये भी पुर्तगाली ही थे, लेकिन किसी कारणवश वह दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। इसलिए मैं बोला कि टेक्नोलॉजी अगर खराब था तो कम से कम भारत की जगह पर वो दक्षिण अफ्रीका की खोज कर लेते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर है, मैंने ऐसा उनको पता चल जाता है कि दक्षिण अफ्रीका, हालांकि दक्षिण अफ्रीका तो बहुत पहले से ही था, लेकिन वो मार्ग जो है, मार्ग की तलाश कर लेते हैं कि हाँ इस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हम दक्षिण अफ्रीका चले जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं का अनुसरण करते हुए भास्को डी गामा जो है 10 साल के पश्चात आपका भारत में आते हैं। ठीक है, तो देखिए भास्को डी गामा एक रोल मॉडल करते हैं पुर्तगालियों के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम भास्को डी गामा के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसमें क्या है। तो देखिए भास्को डी गामा जो है, जैसे कि आप जानते हैं 1498 ईस्वी में भास्को डी गामा आपका भारत में आते हैं, कालीकट में आते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको। तो देखिए भास्को डी गामा का जन्म कब होता है जानते हैं, आपका 1460 में उनका पुर्तगाल में जन्म होता है। और यह माना जाता है कि उनके पिताजी जो थे एक कमांडो थे और भास्को डी गामा भी बड़ा होकर एक नेवी में ज्वाइन करते हैं, माने पुर्तगाली के नौसेना में भर्ती होते हैं वो। तो नौसेना क्या होता है, जो हमारा वीर जवान जो होते हैं पानी में रहकर दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करती है, उसी को हम नौसेना के नाम से जैसे कि जानते हैं हमारी सेना कितने टाइप्स होती है, 3 टाइप्स की होती है, एक थल सेना होती है, जल सेना होती है और एक वायु सेना होती है। ठीक है, तो ये जल सेना में ठीक है, भास्को डी गामा जल सेना थे। अब भास्को डी गामा अब भारत आते हैं। ठीक है, तो भारत आने के पीछे इनका मकसद क्या था, आखिर एक्चुअली में भारत क्यों आना चाहते थे। तो देखिए भारत आने के पीछे इनका कई मकसद था। पहला नंबर तो मकसद ये था कि उन जो 14th सेंचुरी जो था, 14th सेंचुरी में हर देश के धर्म का जो अनुयायी थे वो चाहते थे उनका धर्म का ज्यादा विस्तार हो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके धर्म को का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उनके धर्म का शिष्यता लोग ग्रहण करें। तो ऐसे में आपका भास्को डी गामा भी कम नहीं थे, तो वो निकल पड़े कहाँ, भारत की ओर। भारत की ओर निकल गए। आपको जानकर हैरानी होगा 9000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय किया था। 9000 किलोमीटर यात्रा के तय करके उन्होंने भारत आए थे। ठीक है, तो आने के दौरान देखिए वो अपने साथ क्या लेकर आए। देखिए अपने साथ जब आते हैं, पुर्तगाल से जब भारत आते हैं तो अपने साथ लेकर आते हैं तेल लेकर आते हैं, आपका चीनी लेकर आते हैं और कपड़े का एक गट्ठर बोल सकते हैं, गठरी लेकर आते हैं वो। और आने के समय में वहाँ के केरल के जो शासक थे, केरल के शासक जो थे वो कौन थे, हिंदू थे। लेकिन इनको ऐसा लगता था कि केरल का जो शासक है वो क्या है, आपका ईसाई है, इसीलिए वहाँ उतरते भी है। तो लेकिन वहाँ पर क्या थे, वो हिंदू थे और जिनका शासक का नाम था जिमोरिन। ठीक है, उनका शासक का नाम था जिमोरिन। ठीक है, जिमोरिन जो थे वो एक हिंदू शासक थे। क्या थे ये, हिंदू शासक। हालांकि जो ये पहुंचते हैं कालीकट में, इनका अतिथि देवो भव के हिसाब से वो भी पहुंचते हैं और इनका आदर संस्कार भी करते हैं। और जिमोरिन को ऐसा लगता है कि यूरोप से अगर कोई मेरा मित्र आया है तो जाहिर सी बात है मेरे लिए कुछ हीरे ज्वारात मैंने कुछ कीमती मूल्यवान सामग्री लेकर आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या करते हैं, गिफ्ट के तौर पर राजा को क्या देते हैं, चीनी का बस्ता, 2 बस्ता, ठीक है, एक गठरी देते हैं कपड़े का, ठीक है, और साथ में तेल लाकर। जरा सोच के देखिए क्या देते हैं एक राजा को। ठीक है, एक राजा को देते हैं। हालांकि कोई जनता को दे देते तो शायद जनता फूले नहीं समाता है, लेकिन राजा को ये चीज देते हैं। ठीक है, अब घटना होता है कि देखिए कि ये जो आप ये मत समझिएगा कि भास्को डी गामा बहुत सिंपल स्वभाव के थे, है ना। भास्को डी गामा सिंपल स्वभाव के नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि भास्को डी गामा जब भारत आए थे तो उसी समय उनका मानसा कुछ अलग था। क्या अलग था, क्योंकि ये भारत में अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे। पहले नंबर बात, भारत में साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा नंबर बात कि भारत में धर्म का प्रचार करना चाहते थे। तीसरी नंबर बात, वो व्यापार वाणिज्य में या उद्योग क्षेत्र में उन्नत होना चाहते थे या अपने देश को लाभ पहुंचाना चाहते थे। तो ऐसा नहीं कि भास्को डी गामा एक बार आने के बाद और नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बल्कि वो और 2 बार आते हैं। ठीक है, तो जो
जिमोरिन जो थे, जिमोरिन के पास जो आते हैं, तो यहाँ आने के पश्चात ये राजा से तो भेंट मुलाकात होता है, लेकिन ऐसे माना जाता है कि वहाँ की जो आम जनता जो थी, केरल की माने आम जनता थी, केरल को आम जनता को इनके ऊपर संदेह हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं केरल की जो आम जनता थी इनके ऊपर संदेह होता है, इनको माने इनकी मंशा को समझ जाते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि ये हो ना हो ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, या क्या करना चाहता है, या अपने वाणिज्य को उन्नति करने के लिए या उन्नत करने के लिए वाणिज्य सेक्टर को, अपने वाणिज्य सेक्टर को या अपने देश को उन्नत करने के लिए हमारे देश में आया। इस हिसाब से लोग क्या करते हैं, व्यापारी लोग जो होते हैं, क्या करते हैं, जिमोरिन जो शासक थे उनको शिकायत करते हैं। किसका शिकायत करते हैं? वास्को डी गामा का। और कहीं ना कहीं जो जिमोरिन थे ये भी अपना जनता की शिकायत से सहमत होते हैं, और जो धर्म के अनुयायी थे, जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, वो लोग भी शिकायत करते हैं, क्योंकि ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, तो धर्म के जो अनुयायी थे वो इनको पसंद भी नहीं करते थे। तो इसको भी इस सेक्टर से भी इनको क्या होता है, मैंने पंडितों के द्वारा कि जिमोरिन को शिकायत कहता है कि ये ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जिमोरिन जो शासक थे इनसे नाखुश हो जाते हैं और इनको यहाँ से जाना भी पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, पुर्तगाल जाते हैं। तो पुर्तगाल जाने के दौरान में देखिए जो सामान मान लीजिए, हालांकि ज्यादा सामान लेकर नहीं जा पाते हैं, बहुत कम सामान लेके जाते हैं, और जब आते हैं तो भी वो अकेला नहीं आते हैं, वो आते समय भी अकेला नहीं आते हैं, उनके साथ आप मैंने लगभग पकड़ चलिए 170 लोगों को लेकर आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका कैप्टन उप्टन सब कुछ होते हैं। उनका मैंने कैप्टन कहने का मतलब जो जहाज को चलाते हैं, जो चालक होते हैं, पायलट होते हैं, उन सब को लेकर आते हैं। तो कहा जाता है कि जब वो आते हैं भारत में, तो उन दिनों में जब भारत से जाने के समय में कुछ मौसमी हवा बह रही थी, या मौसमी अवस्था जो देखा जाए, क्लाइमेट का कंडीशन देखा जाए, है ना, वो मौसम देखा जाए तो मौसम कुछ अच्छा नहीं था। तो मौसम अच्छा नहीं था जिसके कारण क्या हुआ, ये लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, और लगभग 120 क्या होते हैं, पुर्तगालियों का देहांत हो जाता है। 120 पुर्तगालियों का देहांत होता है, और 120 डेथ हो जाते हैं, और सिर्फ 12 लोग ही, सॉरी ये 12 बोल दिया मैं, 51 लोग ही बचते हैं जो कि वहां पुर्तगाल तक पहुंचते हैं। और ये जो सामाना लेकर गए थे, इस सामाना को जब पुर्तगाल में बेचते हैं, मतलब यूरोप में लेकर बेचते हैं, तो इसका क्या होता है, अच्छा खासा इनको बेनिफिट मिलता है। मैंने सोच के चलिए कि इनको 60% बेनिफिट होता है। तो अब जाहिर सी बात है, अब आएंगे क्यों नहीं, अब ये आते हैं, ठीक है। जब किसी व्यापारी को अगर मान लीजिए उनको लाभ प्राप्त हो, तो जाहिर सी बात है वो आएंगे। तो वो कब आते हैं, देखिए वो आते हैं आपका वास्को डी गामा, एक तो 1498 में आते हैं, इसके बाद आपका 1502 में भी आते हैं, ठीक है, 1502 में आते हैं। इसके बाद 1502 के बाद आपका 1524 में भी आते हैं। तो 1524 में जो आते हैं, इस समय में वो क्या बन के आते हैं, वायस राय बन के आते हैं, भारत का वायस राय बन के आते हैं। किसका वायस राय बन के आते हैं, भारत का, ठीक है। इस तरह से हिसाब से देखा जाए तो वास्को डी गामा भारत में आते हैं। अच्छा, वास्को डी गामा भारत में आता है, तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि उन दिनों में कुछ जो आप इलाका देख रहे हैं, जो तटीय इलाका देखते हैं, तटीय इलाका कहने का मतलब ये जो समुद्री इलाका है, जैसे कि आप जानते हैं कि इस जगह में आपका अरब सागर है, और यहाँ पर हिंद महासागर है, और यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, तो ये अरबों का इतना अधिकार, या इतना आपका वाणिज्य के सेक्टर में इतना इनका वर्चस्व स्थापित हो चुका था कि ये लोग एक परमिट जारी किया था। परमिट बोले तो एक ऐसा नीति जारी किए थे कि इनके बगैर कोई भी आदमी अरब सागर में या हिंद महासागर में व्यापार वाणिज्य नहीं कर सकता था। तो इसके लिए ये लोग क्या करते, एक परमिट जारी किए थे, माने इनसे परमिशन लेना पड़ता है। एक समय की बात है कि जो अकबर उन दिनों में भारत का मुखिया हुआ करता था, उनको भी एक बार अरब सागर में या हिंद महासागर में आपका व्यापार वाणिज्य करने का इच्छा हुआ या जाने की इच्छा हुआ, तो इनको भी परमिशन लेना पड़ा था, अकबर को भी। तो एक हिसाब से समझ सकते हैं कि इनका कितना इनका आपका वर्चस्व स्थापित हो चुका होगा, ठीक है। या एक हिसाब से अरब पर अपना अधिकार, अरब जो सागर है या हिंद महासागर है, इस पर अपना अधिकार ये जमा चुके थे, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इतना पुराना साम्राज्य है ना, इतना पुराना साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, या
पुर्तगाली जो भारत आते हैं तो इससे हमको लाभ क्या हुआ, इसका ये भी एक प्रश्न उठता है आपका। देखिए ऐसा नहीं कि पुर्तगाली आने से हमको लाभ नहीं हुआ, या पुर्तगाली आने से हमको लाभ भी होता है। देखिए पुर्तगाली आने से क्या लाभ होता है हम आपको बता देना चाहूंगा। देखिए पुर्तगाली आने से लाभ ये होता है कि जैसे कि पुर्तगाली जो भारत में आते हैं तो पुर्तगाली का आने से हमको लाभ ये होता है कि उन्होंने प्रेस का जो कारोबार था इसमें बढ़ोतरी होता है। क्योंकि जैसे देखते हैं कि भारत में प्रथम अगर प्रेस देखा जाए तो 1556 ईस्वी में भारत में प्रथम प्रेस का कारखाना स्थापित होता है। कब होता है? 1556 ईस्वी में भारत में प्रथम प्रेस कारखाना स्थापित होता है। और इनके आने से जापान और भारत के बीच का जो व्यापारिक संबंध था वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने अपने साम्राज्य के समय इन्होंने गोवा में एक धर्म के आधार पर एक कोर्ट का स्थापित करते हैं। क्या कोर्ट का स्थापित? ईसाई का। माने ईसाई के संबंधित अगर कोई मामला होता है तो उस कोर्ट में जाकर आपको फैसला सुनना होगा। ठीक है, मतलब यह उसमें अपील कर सकते हैं। मतलब धर्म के आधार पर कोर्ट भी स्थापित करते हैं। कहाँ करते हैं? ये गोवा में करते हैं। अच्छा, इनके समय में, पुर्तगालियों के समय में क्या होता है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और जैसे कि जानते हैं कि बहुत सामग्री को वो पुर्तगाली से भारत तक लेके आते हैं। जैसे कि आप पकड़ के चलिए अमरूद, अनारस, आलू, इसके बाद मूंगफली, है ना, ये सब सामग्री जो है वो क्या करते हैं, लाने, भिंडी, ये सब चीज जो सामग्री जो है लाने का जो श्रेय होता है ये पुर्तगालियों को जाता है। अच्छा, ये पुर्तगाली जो है, देखिए पुर्तगाली सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहते हैं। अब ये फैक्ट्री में भी कम नहीं थे, फैक्ट्री की स्थापना में भी कम नहीं थे, फैक्ट्री भी बनाने में बहुत रुचि रखते थे। क्योंकि ये जानते थे जो एक नंबर व्यापारी थे, और व्यापारी लोग फैक्ट्री ना बनाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देखिए ये सर्वप्रथम आपका ये जो फैक्ट्री बनाते हैं, आपका कब बनाते हैं? ये सर्वप्रथम फैक्ट्री जो बनाते हैं 1503 ईस्वी में बनाते हैं। कब बनाते हैं? ये 1503 ईस्वी में पहला फैक्ट्री बनाते हैं आपका 1503 ईस्वी में। कहाँ बनाते हैं? ये कोची में बनाते हैं। कोची में पहला फैक्ट्री बनाते हैं, ये फर्स्ट फैक्ट्री बनता है। ठीक है, कोची वर्तमान में कहाँ है? आपका केरल में। दूसरा बनाते हैं आपका 1505 ईस्वी में। ये कहाँ बनाते हैं? आपका तमिलनाडु में। कहाँ बनाते हैं? ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुन्नूर है ना, कुन्नूर बोल के एक जगह है, वहां पर ये अपना दूसरा फैक्ट्री बनाते हैं। इस हिसाब से देखेंगे कि आपका उद्योग के सेक्टर में भी ये आपका जो पुर्तगाली थे वो कम नहीं थे। पुर्तगाली अपना हर संभव प्रयास किए हैं भारत में साम्राज्य स्थापित करने में, या भारत में वाणिज्य सेक्टर में डेवलप करने के लिए, या धार्मिक सेक्टर में डेवलप करने के लिए। अब देखिए उन दिनों में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उन दिनों में जो ये तटीय इलाका था, ये तटीय इलाका को किस नाम से जाना जाता है? कैसे परीक्षा में कभी पूछ दिया जाता है कि जैसे कि ये इलाका जो है किस राज्य से संबंधित है, तो आप थोड़ा नर्वस हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको क्या कर लीजिए, थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए जो ये इलाका जो देखते हैं आप, तमिलनाडु का जो इलाका था उन दिनों में, तमिलनाडु का जो इलाका था इसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोरोमंडल। परीक्षा में पूछ देता है कोरोमंडल किस राज्य से संबंधित है, मान लीजिए ऐसा पूछ देता है, आपका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, ये कर्नाटक और केरल का जो इलाका है इसको मालावार तट के नाम से जाना जाता है। और यही जो गुजरात जो था, गुजरात को जिसको सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था, सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। उसी तरह से आगे आंध्र प्रदेश को देखिए उत्तर सरकार। ठीक है, उत्तर सरकार तट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तट के नाम। ठीक है, तो इस हिसाब से देखते हैं कि पुर्तगाली किस तरह से आकर भारत में क्या करते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं और अपना व्यापार वाणिज्य को भी उन्नत प्रदान करते हैं। और ये लोग ज्यादातर क्या करते थे, मसाला का बिजनेस करते थे। ठीक है, अब इतना बड़ा साम्राज्य का जब पतन हो जाता है, क्योंकि हर तरह से सेक्टर से डेवलप थे, है ना, धर्म के सेक्टर से देखिए, या व्यवसाय के सेक्टर से देखिए, या आपका साहस में भी इनका कम नहीं था। बिना साहस के तो जाहिर सी बात है ये पुर्तगाल से या यूरोप पकड़ के चलिए, यूरोप से
पुर्तगाली पकड़ सकते हैं, यूरोप में ही, ठीक है। पुर्तगाल से आपका ये भारत आना 9000 किलोमीटर का सफर करके आना, ये कोई साधारण सी बात नहीं था। हालांकि ये लगभग 6 महीना 7 महीना के लिए चले होंगे, तभी तो यहाँ पहुंचे होंगे। तो देखिए इसका पतन का पीछे कारण था। पतन के पीछे क्या कारण था कि जो इनके जो शासक थे, जिनको ये दायित्व दिया गया था कि इनके साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, तो या साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, उनमें कहीं ना कहीं लोभ आ जाता है, क्योंकि व्यापार अच्छा खासा चल रहा था, 60% बेनिफिट हो रहा था, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर में कुछ लोभ उत्पन्न हो जाता है और ये क्या करते हैं, ये भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि ये लोग इंटरकास्ट मैरिज करने लगते हैं, मतलब भारत में आते हैं, भारत में आकर यहाँ की जो महिलाएं होती है, वो विधवा जो महिलाएं जो होती हैं, उनसे शादी करने लगते हैं। यहाँ तक कि इनके जो गाइडेंस जो होते हैं, माने और जो पुर्तगाली होते हैं, जो पुर्तगाल में बैठे रहते हैं, वो इनको गाइडेंस करते हैं कि वहां पर जो विधवा औरतें हैं उनसे शादी करके वहां बस जाओ। ऐसा क्यों बोलते थे लोग? क्योंकि भारत में सती प्रथा चलता था। अब सती प्रथा क्या होता था जानते हैं कि जैसे कि जानते हैं सती प्रथा को रोक लगाने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। तो सती प्रथा क्या था, जैसे कि मान लीजिए पुरुष का देहांत हो गया है तो पत्नी को क्या कर दिया जाता था, उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, वहां के महिलाएं जो होती थी, भारत की महिलाएं जो होती थी, उन महिलाओं से शादी करके यहाँ पर बसने का प्रयास किए, ठीक है। इससे क्या हो गया, हमारे जो भारत के जो लोग थे, कहीं ना कहीं भारतों में ये विचार फैल जाता है कि ये लोग इनका धर्म को नाश कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आम जनता नाराज हो जाती है और छोटे बड़े जो शासक थे वो भी इनके खिलाफ होने लगती है, ठीक है। पहला दूसरा कारण। अच्छा, तीसरा कारण ये होता है, देखिए ये लोग क्या करते हैं, ब्राजील की खोज करते हैं। तो जैसे कि मैं बताया था कि पक्का बिजनेसमैन थे, जब ये ब्राजील को खोज करने लगते हैं तब ये क्या करता है, भारत की ओर ध्यान बहुत कम देते हैं। तो भारत का ध्यान जब कम देते हैं तो जाहिर सी बात है पतन तो होना स्वाभाविक बात है। तो इनका इतने बड़े साम्राज्य का भी पतन होने का ये तीसरा कारण कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कारण ये है कि आपका कि देखिए जब 1580 ईस्वी में पुर्तगाल का स्पेन के साथ विलयन हो जाता है तो भारत में पुर्तगालियों का हितों की उपेक्षा हो जाती है। जो स्पेन जो है पुर्तगाल का, एक तो स्पेन हुआ और एक दूसरा पुर्तगाल है, ठीक है। पुर्तगाल का स्पेन के साथ क्या होता है, विलय होता है, मतलब दैट मींस मिल जाते हैं दोनों जो मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है, भारत के लोग अपेक्षा करता है, छोड़ो भारत की कोई बात नहीं, अब तो हम लोग पुर्तगाली और स्पेन दोनों मिल गए हैं, अब हमको इससे कोई आवश्यकता नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस हिसाब से इनका पतन का 4 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। और 5वां पॉइंट ये है कि डच के साथ जब इनका लड़ाई होता है तो ये भी हार जाते हैं डच के साथ। डच के लड़ाई में डच जब इनके ऊपर आक्रमण करते हैं तो पुर्तगाल उनका सामना नहीं कर पाते और ये हार जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनका साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस तरह से मैं आपको पतन का कारण बता दिया। पहला पतन क्या हुआ कि यहाँ के जो शासक थे वो भ्रष्ट हो चुके थे। पहला पॉइंट शॉर्ट में बता रहा हूँ। दूसरा नंबर इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। तीसरा कारण ब्राजील की खोज हो जाने के पश्चात भारत के प्रति इनका ध्यान कम हो जाना, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट आपका पुर्तगाल का स्पेन के साथ मिल जाने से भी ये भारत की क्या करने लगते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं। इस हिसाब से मैं आपको बताया कि पुर्तगालियों को भारत में आने से क्या प्रभाव हुआ और क्या पतन हुआ, और मैं वास्को डी गामा जो भारत आए थे वो किस तरह से आए थे, मैं उसका बारे में संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा।